तो स्टार्ट करते हैं अपन और एक काम कोशिश करिएगा ये आपके 3 टेस्ट हुए हैं 6, 7th और 8th। इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी ऐड ऑन किया है। बस थोड़ी-सी लैंग्वेज चेंज कर दी है, कुछ हल्का-सा माइनर उसमें चेंजेस कर दिया है क्योंकि आयोग क्या करता है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अगर आप इसमें कुछ वर्क करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छा करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ जितने भी मैंने मॉडल आंसर शीट किए इसको एज़ इट इज़ रट लीजिए। तो करीबन ये 300 से 400 क्वेश्चन का आपका संग्रह हो जाएगा, है ना? वो आपको काफ़ी फ्यूचर में भी और अभी भी मेंस के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब 3 मार्क का स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपका यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और साथ ही साथ में कोशिश ये करिएगा देखिए यूपीएससी और एमपीपीएससी के सिलेबस में थोड़ा-सा डिफ़र क्या है, यूपीएससी को करंट के साथ अपडेट किया गया है, एमपीपीएससी को नहीं। लेकिन अगर अपन क्या करेंगे कई ऐसे क्वेश्चन्स हैं, कई ऐसे टॉपिक्स हैं, ऑर्गनाइज़ेशन है, स्कीम्स हैं, योजना है, उनको यदि अपन थोड़ा करंट से जोड़ देंगे, तो क्या है कहीं न कहीं अपने नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। एक चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखिए देखो 2013 के बाद सिलेबस चेंज हुआ, तो ट्रेडिशनल तो सभी लोग लिख रहे हैं। ट्रेडिशनल मतलब समझ रहे हैं जो पूरा फिक्स है, जो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन उसको थोड़ा-सा करंट से अपडेट कर दोगे तो और ज़्यादा तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी आंसर राइटिंग मैं करूँ उसमें यदि नए से या करंट से कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिल जाती हैं तो मैं उसको ऐड ऑन कर देता हूँ। तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है यूजीसी आपको पता है हायर एजुकेशन के लिए काम करता है। 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर यदि अपन बात करेंगे तो नई दिल्ली में है, एक इसका रीजनल मुख्यालय भोपाल में भी है। साथ ही साथ में अब लगातार कई सालों से क्या चल रहा था यूजीसी पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। यूजीसी के बारे में आपको पता होगा कि यूजीसी भारत के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी यूनिवर्सिटी को यदि अपन बात करेंगे मौद्रिक अनुदान देता है, अर्थात आर्थिक सहायता करता है। तो इसकी जो मेंबर्स चुने जाते हैं, मेंबर्स अलग-अलग भारत के अलग-अलग स्थानों से आते हैं और मेंबर सिलेक्शन में कहीं न कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। उसका परिणाम ये होता है फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप ऐसे समझिएगा सपोज़ आंध्र प्रदेश का कोई व्यक्ति यूजीसी का चेयरमैन बन गया। अब वो क्या करेगा आंध्र प्रदेश की जितनी भी विश्वविद्यालय होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट देगा, ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान देगा। तो कहीं न कहीं क्या होगा क्षेत्रीयता का मुद्दा बढ़ेगा और क्षेत्रीयता का मुद्दा बढ़ेगा तो कहीं न कहीं ऐसी संस्थाओं की स्वायत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और इस मामले में आपको पता है एनडीए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वर्तमान में मैंने इस क्वेश्चन को भी कर दिया है कि यूजी के स्थान पर एक नई ऑर्गेनाइजेशन लेकर आई है जिसे हीरा कहा जाता है। हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी। तो 3 मार्क्स में आप इसको ज़रूर ऐड करिएगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका डिसीज़ के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था संक्रामक, असंक्रामक सारी बीमारियाँ करनी है। अब अतिसार रोग इसी को इंग्लिश में कहा जाता है डायरिया और सीधी-सी बात है अतिसार हो गया, डायरिया हो गया तो इसमें क्या हो जाता है, आपको लूज़ मोशन लग जाते हैं अर्थात इसका जो बैक्टीरिया से भी होता है ये, वायरस से भी होता है। इसका सीधा-सीधा परिणाम आपके पाचन तंत्र की आंत या इंटेस्टाइन पर पड़ता है। और जब इंटेस्टाइन एब्ज़ॉर्ब करना बंद कर देती है तो उसका परिणाम होता है कि जो भी खाया-पिया है वो लिक्विड फॉर्म में ही क्या होता है बाहर निकलने लगता है। तो वही मैंने सिम्पटम्स लिखे हैं बार-बार मल त्याग करना, पतला मल त्याग करना। अब कारण क्या है? इसका वायरस भी हो सकता है रोटा वायरस। अब इसमें थोड़ा-सा करेक्शन कर लें, टाइपिंग मिस्टेक है। ये दे रखे हैं कि जैसे कई कारण है रोटा वायरस, एंटोवायरस करना उसको है ना? एंटीवायरस की जगह एंटोवायरस करना। ENTO एंटोवायरस। एंटोवायरस हो जाएगा, रोटावायरस हो जाएगा, बैक्टीरिया में वाई बात करेंगे ई कोलाई हो जाएगा। इसको भी थोड़ा-सा करेक्शन करना, सैल्मोनेला की जगह साल्मोनेला है। आदला, साल्मोनेला, SALMNO साल्मोनेला। और इसके अलावा परजीवी बात करें, पैरासाइट की बात करें तो अमीबी आदि के कारण से हो सकता है। अब ये अपन ने सेंटेंस लिख दिया, लास्ट में अपन ने थोड़ा-सा बचाव भी लिख दिया। तो इससे क्या हो जाता है आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो डिहाइड्रेशन के जितने भी उपाय हैं, वो आप डायरिया या अतिसार रोग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आपके सिलेबस में दे रखा है जन्म मृत्यु समांक क्या है? तो जन्म मृत्यु समांक तो दे रखा है लेकिन अगर आपसे बाय द वे पूछ ले कि इसकी उपयोग इम्पोर्टेंस क्या है?
तो सीधी-सी बात है, इससे अपने को किसी भी देश की, क्षेत्र की, स्थान की स्वास्थ्य सुविधा और उनके स्तर के बारे में जानकारी मिलती है। इसको ऐसे समझना, मैंने 2 जगह के वाइटल स्टैटिस्टिक्स निकाले, ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि शहरी क्षेत्र में जन्म दर कम रहेगी, मृत्यु दर भी कम रहेगी, ठीक है? जीवन प्रत्याशा अधिक रहेगी, प्रजनन दर कम रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएँ ज़्यादा हैं। तो वही मैंने इसमें लिखा है कि यह स्वास्थ्य और पोषण का सूचक है। सीधी-सी बात है, व्यक्ति यदि पोषित रहेगा, है ना? सुपाच्य भोजन खाएगा, संतुलित भोजन खाएगा, तो कहीं न कहीं बीमार होने की संभावना उसकी कम हो जाती है। जिसका परिणाम क्या होगा? वाइटल स्टैटिस्टिक्स पे पड़ेगा। साथ ही साथ में जहाँ के या जिस क्षेत्र या समुदाय के व्यक्ति स्वास्थ्य से परिपूर्ण होंगे, जब स्वास्थ्य से परिपूर्ण होंगे तो रोग से क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। जब रोग से दूर रहेंगे, तो समाज, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना पूरा-पूरा योगदान देंगे। आपको पता है, यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ही सामाजिक क्रियाएँ कर पाएगा। जैसे सामाजिक क्रियाएँ, अभी त्योहार आ रहा है, त्योहार मनाना भी आपको पता है एक सामाजिक क्रिया है। परिवार के दायित्वों का निर्वहन करना भी एक सामाजिक, अब सपोज़ व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, तो वो अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल कर पाएगा क्या? साथ ही साथ में आर्थिक गतिविधियों में भी ये रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी में पूछा गया था, मुझे अच्छा लगा। अब इसको आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी में तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो प्रतिरक्षण के वर्तमान स्वरूप क्या है ना? इसमें इंग्लिश में दिया था कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी के लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं? अर्थात इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या-क्या काम करते हो? तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो बचपन, अर्थात जब अपन जन्म होते हैं, अर्थात जब बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से बात करें, शैशवावस्था से लेके बाल्यावस्था के दौरान जो-जो टीकाकरण किया जाता है, वो सारे के सारे आपके प्रतिरक्षण का स्वरूप है। क्योंकि जन्म के बाद ही भारत सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है कि जन्म के बाद जितने भी बच्चे हैं, सभी को टीका लगाया जाए। तो इसके लिए आपको पता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कार्ड बनाए जाते हैं, तो इसको एज़ इट इज़ ऐसे याद कर लेना। जन्म पर कौन से लगाए जाते हैं, 6 हफ्ते में कौन से, फिर 10 हफ्ते, फिर 14 हफ्ते, फिर 9 से 12 महीने और 16 से 24, अर्थात बाल्यावस्था तक, जब तक कि आप 2 वर्ष के नहीं हो जाते। और व्यावहारिक तौर से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो अपने परिवार का वर्धन, अर्थात परिवार को बढ़ाता भी है। तो उसे ये बात का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि नया उसके परिवार में जन्म लेने वाले नए बच्चे का टीकाकरण कब-कब किया जाना है। तो ये पूरा टीकाकरण के बारे में, जन्म से लेके 2 साल तक उसमें कौन-कौन से टीके लगाए जाएँगे। ठीक है? तो इसको आप कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट है आपका आईसीएआर। अब जैसा कि आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत अग्रसर हुई थी, वो यहाँ की कृषि की उपलब्धियों को लेकर और कृषियों के जो किसान थे, उनकी खुशहाल ज़िंदगी और उर्वरक भूमि को देखकर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुई थी। जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री में सर ने आपको बताया होगा कि ऐसा क्या कारण था कि बंगाल पर ही सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार करा था। उसके पीछे ये थी कि यहाँ के ज़मीन बहुत उर्वरक थी, जब ज़मीन उर्वरक थी, तो किसान यहाँ के आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे, जो कि भारत के अन्य हिस्सों में इसका पूरी तरीके से अभाव था। तो पहले उन्होंने सबसे पहले बंगाल पर ही किया। तो कृषि को बढ़ाने के लिए भी अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे थे। इसी के तहत उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक पद्धति की, अभी तक भारतीय पद्धति जो थी वो रूढ़िवादी पद्धति पर कृषि की जाती थी। वैज्ञानिक पद्धति आज भारत में लगभग 68% जगहों पर वैज्ञानिक पद्धति से तात्पर्य है किस मौसम में कौन-सी फसल बोनी है, निदाई-गुड़ाई करके आपको बीज बोना है, खाद का प्रयोग करना है, पानी का प्रयोग करना है, समय-समय पर दवा का छिड़काव करना है, कटाई के लिए आपको मशीन यूज़ करना है, तो इस पद्धति को कहा जाता है वैज्ञानिक। पहले क्या होता था, इन सब जो खेत की जुताई इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी नहीं, बीजों को इर्रेगुलर तरीके से डाल दिया जाता था, गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था। उनको ये भी नहीं पता होता कि निदाई कब करनी है, गुड़ाई कब करनी है।
शिक्षा के अभाव के कारण से रबी, खरीफ और जायद की फसलों में अंतर का पता नहीं था। लेकिन वर्तमान की जो खेती होती है वो पूरी की पूरी आपकी वैज्ञानिक खेती होती है। तो 1929 में क्या किया गया था, रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से एक इंस्टीट्यूट निर्धारित किया गया था। बाद में क्या कर दिया गया, इसको आईसीआर में कन्वर्ट कर दिया गया और आईसीआर में कन्वर्ट करने के बाद वर्तमान में अर्थात स्वतंत्र भारत की ये सबसे बड़ी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली संस्था है। मेंस के आंसर आइटम में एग्रीकल्चर के पहले पार्ट में आपको बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। एग्रीकल्चर से करीबन 25 से 30 नंबर का हमेशा आता है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा कंसेप्ट बनाइए कि जब भी खेती की बात होगी, एग्रीकल्चर की बात होगी, तो आप लोगों को एग्रीकल्चर के साथ-साथ में हॉर्टिकल्चर, वानिकी, फिशरी, मत्स्यिकी और पशुपालन, ये 4 क्षेत्र टोटल एग्रीकल्चर के साथ हमेशा चलते हैं, याद रखना। कृषि आप अकेला कभी भी नहीं पढ़ोगे। कृषि के साथ हमेशा वानिकी रहेगी, मत्स्य रहेगा और पशुपालन। तो कृषि के साथ हमेशा ये 4 क्षेत्र संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। ये आपका आईसीआर के बारे में है, तो मैंने तीनों पॉइंट इसके बहुत अच्छे से लिख दिए हैं। नेक्स्ट है एनआरसी, है ना? पोषण पुनर्वास केंद्र या न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर, है ना? ये कहीं न कहीं कुपोषण को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया काफ़ी अच्छा कदम है। इसके तहत ऐसे सेंटर्स खोले जाएँगे जहाँ पर जो अति कुपोषित बच्चे हैं, जिनकी उम्र कम 5 वर्ष से कम है, उन्हें 24/7 चिकित्सीय देखभाल में रखा जाएगा। अब रखा जाएगा तो सीधी-सी बात है, बच्चों और माता के खान-पान पर ध्यान दिया जाएगा। अब यहाँ पर कौन-कौन उपलब्ध रहेगा? तो यहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर रहेगा, स्टाफ रेस रहेगी और फीडिंग नर्स भी यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। सीधी-सी बात है, एनआरसी का मुख्य उद्देश्य है अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से दूर कर स्वस्थ बनाना। ये एनआरसी का मुख्य उद्देश्य है और ये कुपोषण प्रबंधन में भी आप लोग लिख सकते हो ना। नेक्स्ट है महिला व बाल विकास विभाग। आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। अब देखिएगा 1947 में भारत आजाद हुआ था तो भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना ज्यादा चिंताजनक नहीं था, लेकिन जब देखा धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपकी मृत्यु दर कंट्रोल नहीं हो रही है, सॉरी जन्म दर कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो रही है। मृत्यु दर ज्यादा होने का दुष्परिणाम होता है कि धीरे धीरे जनसंख्या घटना शुरू कर देती है। तो 1970-80 के दशक क्या था, क्योंकि आपको पता है 1970 और 80 के पहले क्या हुए, 2-3 युद्ध हो गए, अकाल पड़ गए, अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं। तो 1970-80 के दशक आते-आते कहीं न कहीं स्वास्थ्य के प्रति अपन सचेत हुए। सचेत होने के लिए ये माना गया कि आपको पता है, जब भी किसी भी चीज़ का प्रॉपर डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो उसके लिए एक अलग से मंत्रालय या विभाग स्थापित कर दिया जाता है। इसी के तहत क्या किया गया 1985 में मानव विकास मंत्रालय के अधीन, ये मानव विकास मंत्रालय के अधीन महिला व बाल विकास का गठन किया गया। इसमें 3 संस्थाएं और जोड़ दी गई। पहली है आपकी राष्ट्रीय जनसहयोग व ये आप लोग को पता नहीं होगा कि महिला एवं बाल विकास में कौन-कौन सी होती हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राष्ट्रीय महिला कोष व राष्ट्रीय महिला आयोग। अब आपको पता है महिला बाल विकास अधिकारी की जो नियुक्ति होती है वो पीएससी के द्वारा ही होती है। तो जब आप महिला बाल विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त होगे तो इन तीनों विभागों से आपको कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप में का समाज में कानून द्वारा परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? अब देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, इसके ना तो आपको कहीं नोट्स मिलेंगे, ना अगर अपन बात करें किसी बुक्स में मिलेगा। ये आपने अभी तक पूरा सिलेबस जो पढ़ा है, सिलेबस के प्रति आपके क्या थॉट्स डेवलप हुए हैं, आपके क्या विचार डेवलप हुए हैं, उसी आधार पर आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एक समाज की डेफिनेशन दे देंगे, समाज क्या है, कानून क्या है। तो सीधी-सी बात है, समाज व्यक्तियों का समूह होता है जिसके भीतर रहकर व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करता है। आपको पता है समाज के अंदर ही व्यक्ति जीवित होता है, मरता है और जीवन और मरण के बीच के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, वो समाज के भीतर रहकर ही करता है। कानून क्या होते हैं? समाज के अंदर उसकी जो गतिविधियाँ हैं, वो नैतिक हों, अनैतिक ना हो। अनैतिक और नैतिक आपको अर्थशास्त्र आपका नीति शास्त्र ने बहुत अच्छे से बता दिया है। तो समाज के भीतर रहकर नीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जिन नियमों का सहारा लिया जाता है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है।
अब इससे फ़ायदा क्या होता है, तो आचरण क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है और साथ ही साथ में कानून के माध्यम से क्या है, समाज में जागरूकता, परिवर्तन लाया जाता है। जैसे इसको चाहो तो इसमें मैंने उदाहरण नहीं किया, उदाहरण आप लें। बाल विवाह अधिनियम का ही परिणाम है कि सने-सने भारत में बाल विवाह अपने खत्मे या अपने खात्मे की ओर बढ़ चला है ना? तो बाल विवाह लिख सकते हैं आप कि लिख सकते हैं। इससे क्या है, जो सम्मान का संविधान की उद्देश्य की प्रस्तावना का मूल भाव है, जिसके तहत सभी को समान माना जाएगा था, उसकी प्रवृत्ति में भी धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है ना? तो ये आपका किस प्रकार से कानून समाज में परिवर्तन ला सकता है। अभी एज़ इट इज़ योजना ही है, नई अभी 2019 में ही है, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना। तो पता है कहीं न कहीं लिंगानुपात को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया आपका प्रधानमंत्री सुकन्या योजना और महिला सशक्तिकरण के लिए 2019 में लागू की गई। ये एक सेविंग स्कीम है, इसके तहत क्या होता है, यदि लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट आप प्रस्तुत कर दो, तो उसके बाद डाकघर में या जितने भी वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक में यहाँ पर एक खाता खुल जाता है और 10 वर्ष तक के लिए आप खाता खोल सकते हो। इसमें कम से कम ₹250 अधिक से अधिक 1.5 लाख तक जमा जमा कर सकते हो। इसमें ब्याज दर आपको 8% से ज़्यादा मिलेगी। तो एक तरह की ये फिक्स्ड डिपॉज़िट होता है, यदि आपके यहाँ पे या किसी परिवार में कन्या का जन्म हुआ है, तो सुकन्या खाता उसका खोल दिया जाता है, जिसमें 10 वर्ष के लिए खोला जाता है, जिसमें इंटरेस्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जो बड़े होने पर उसके काम में आता है। ये भी योजना अच्छी है, इसको आईएमपी करिएगा, ठीक है? काफ़ी अच्छी योजना है ये। ये कहीं न कहीं वरिष्ठ जनों से संबंधित है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड करी है। राष्ट्रीय बायोश्री योजना। अब बायोश्री योजना के तहत आपको पता है क्या है, जो सक्षम लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं या उच्च वर्गीय परिवार हैं, वो अपने वरिष्ठ जनों के लिए या वृद्ध जनों की देखभाल के लिए कोई ना कोई केयर टेकर अवेलेबल कर देते हैं। अब केयर टेकर ही उसकी पूरी उठने का, सोने का, उनको वॉश कराना दैनिक नित्य क्रिया कराना। लेकिन बेचारे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं, उनको ना तो व्हीलचेयर अवेलेबल हो पाती, क्योंकि आपको पता है, जैसे-जैसे उम्र होती है तो शरीर क्या है, खड़े होने में असमर्थ हो जाता है, सुनने में असमर्थ हो जाता है, देखने में असमर्थ हो जाता है। तो वायुश्री योजना के तहत क्या हो जाएगी, जो बीपीएल परिवार हैं, उनको व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी, कान की मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, बैसाखी उपलब्ध कराई या ऐसी चीज़ उपलब्ध कराएँगी, जिनसे उनका वृद्धावस्था का जीवन सुगम हो सके। इसके लिए क्या किया गया है, प्रारंभिक तौर पर 477 करोड़ का बजट भी घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट सिटी योजना। अब जैसा कि आपको पता है, शहरों को तकनीक से जोड़ने की जो कांसेप्ट है, उसे कहा जाता है स्मार्ट सिटी योजना। 2015 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य था 100, अब इसको बढ़ाकर 150 कर दी गई है ना, लेकिन अपन ने मैंने पहले के डाटा लिखा है। माइंड में रखिएगा, 150 कर दी गई है स्मार्ट सिटियों की संख्या बढ़ाकर। तो 100 शहरों का चयन किया गया, जिसमें आधुनिक तकनीक से, अर्थात अपन क्या किए जाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं तकनीक का, जैसे चौराहों पर कैमरे लगा दिए जाएँगे, जो सिग्नल लाइट है उससे डायरेक्ट रिमोट कंट्रोलिंग किया जाएगा, ठीक है? जो वायरिंग लाइट की फिटिंग होती है उसको अंडर रोड किया जाएगा। तो बहुत सारे इसके प्रोविज़न आप पढ़ लीजिएगा सर्च करके, तो मिल जाएँगे। अब इसमें मध्य प्रदेश के भी 7 शहर, इसको आपको ज़रूर लिखना है। मध्य प्रदेश के 7 शहर को शामिल किया गया है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और सतना। अब बाल श्रम आपके सिलेबस में सीधा-सीधा टॉपिक है, तो बाल श्रम उन्मूलन के लिए कौन-कौन से विधान हैं? तो सीधी-सी बात है, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका को श्रम कार्यों में नियोजित करना ही बाल श्रम कहलाता है। इसके तहत क्या प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 24, कारखाना अधिनियम 1948, बस ये शॉर्ट-शॉर्ट में लिखना है आपको। खान अधिनियम 1952, बंधुआ श्रम अधिनियम 1976 और बाल एवं किशोर अधिनियम 1986, जिसे 2016 में संशोधित कर दिया गया है। ये सारे के सारे आपके लिखे गए। अब है आपका, इसको भी आईएमपी करिएगा, अनौपचारिक शिक्षा। याद रखना, ये जितने भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। सीधा सा फंडा है, वह शिक्षा जिसका पाठ्यक्रम निर्धारित ना हो, समय ना हो, सिलेबस निर्धारित ना हो,
और जिसे हम अपने आस-पास के परिवार, समाज और परिवेश के माध्यम से अनियमित रूप से सीखते हैं, वही क्या कहलाती है आपकी अनौपचारिक। और अनौपचारिक शिक्षा आपको पता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक चलती ही रहती है। तो वह जिसे बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक परिवार के माध्यम से, पड़ोस के माध्यम से, समाज के माध्यम से, मित्र मंडली के माध्यम से या कोई सा भी ऐसा ज़रिया जिससे आप कुछ भी सीख सको, है ना? जो कि वेल डिफाइंड ना हो, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है ना? इसमें ये लाइन ज़रूर लिखना, यह शिक्षा अनियमित, अनियोजित और प्राकृतिक रूप से होती है। ये लाइन इसको आपको अनौपचारिक शिक्षा में ज़रूर लिखनी है। अनियमित क्या? क्योंकि आपको पता है इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, जैसे औपचारिक शिक्षा में फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अनियोजित होती है, कब क्या पढ़ना है कोई नहीं है और प्राकृतिक रूप से होती है ना? जैसे आपको पता है सोना, उठना, खाना-पीना, ये सारे अपन प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। इसका उद्देश्य निश्चित नहीं होते, ना ही कोई पाठ्यक्रम होता है, ना ही शिक्षण पद्धति की कोई समय सारणी। अब नेक्स्ट आपकी भारत में शिक्षा विकास हेतु बाधा समझिए, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे हैं। इसके अलावा आप अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर इसको और अच्छे से लिख सकते हो। अब भारत की जो शिक्षा है आपको पता है रोजगार मूलक नहीं है, अर्थात अपन यहाँ पर सिर्फ ज्ञान की वृद्धि में बढ़ावा ज़्यादा देते हैं, लेकिन रोजगार पर ज़्यादा नहीं देते। अध्ययन और अध्यापन की गुणवत्ता में कमी, बीच में ही शिक्षा छोड़ देते हैं अन्य कार्यों के कारण से। शिक्षा खास तौर से जिनके पास पैसा है, आर्थिक रूप से सक्षम है, उन तक सीमित रहती है अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। और आपको पता है प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग के कारण से शिक्षा का क्या है व्यवसायीकरण हो चुका है, जो कि आम जनता के लिए या गरीब जनता के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, तो ये भी लिख लेना, आने की प्रोबेबिलिटी है। 2000 में इसको गठित किया गया था, अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो-जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं या जो नीति बनाई जाती है, वो कहाँ तक सफल हुई है, किस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसमें कौन-कौन सी बाधाएँ अर्थात क्रियान्वयन की समीक्षा, निगरानी, पर्यवेक्षण, ये करना राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का मुख्य कार्य है। और ये किसके अधीन है ये ज़रूर लिखिएगा, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन रहकर कार्य करता है। अब इसमें किसी को कुछ डाउट्स हो तो वो पूछ लिए, 3 मार्कर आपके कंप्लीट हो गए। देन अपन स्टार्ट करते हैं 6 मार्क का। हेलो सर। हाँ, बोलें। सर शिक्षा के विकास में आपने जो 5 तत्व बताए हैं उसमें 5 पॉइंट इसमें 3 भी तो लिख सकते हैं। शिक्षा के विकास में 5 पॉइंट मतलब? सॉरी, शिक्षा के विकास में मतलब जो अवरोध में जो बाधाएं हैं हाँ, हाँ, अभी। हाँ। वो तो देखो ये मॉडल आंसर है तो इसमें मैंने ज़्यादा ही देने की कोशिश करी। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर आपकी स्पीड अच्छी है सारी चीज़ें तो 5 लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। 3 तो मैं फिर वही बताऊँ 3 लिखोगे दूसरे ने 5 लिखे तो 5 लिखोगे तो आपको, कि ये टॉपिक ऐसा है इसमें 5 के आप 10, 15, 20 पॉइंट भी लिख सकते हो। बात समझ आ रहा है? ये 5 पॉइंट मैंने सॉलिड लिखे हैं साले के साले, जो पाँचों पॉइंट है सॉलिड। तो आप चाहो तो जब आपकी स्पीड अच्छी है तो कोशिश करा करो ऐसे नहीं कि 3 लिखेंगे 3। यदि अपनी स्पीड अच्छी है उसके बारे में अपने को ज़्यादा नॉलेज है तो 1 आध पॉइंट एक्स्ट्रा लिखोगे तो अपने लिए फ़ायदा रहता है ना? फ़ायदा है उससे अपने को। तो ऐसा कभी मत सोचना कि नहीं 3 पॉइंट है तो अपन 3 पॉइंट, यदि कोई अच्छा पॉइंट आ रहा है और वो 4-5 पॉइंट तक जा रहा है तो कृपया करके उनको लिखिएगा। ये मत बोलिए कि नहीं 3 पॉइंट लिखे हैं तो 3 पे। यदि आपको उस विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान आपका अच्छा है, आपका वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उससे संबंधित आपको अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो कृपया करके लिखिएगा उस चीज़ को, क्योंकि 3 मार्कर आपका स्कोरिंग सेगमेंट है ना? 6 और 15 मार्क का जैसा नहीं है, कि ये ऐसा स्कोरिंग सेगमेंट है, जिसमें से आप अगर चाहें तो 45 में से करीबन 35-36 नंबर तक आराम से इवन 40 नंबर तक ला सकते हैं, यदि आपकी विषय वस्तु और लेखन शैली अच्छी है तो। तो इसमें बिल्कुल कंजूसी मत करना। और पूछिए। चलिए आगे चलें फिर 6 मार्क्स से स्टार्ट करें। हाँ जी सर। नेक्स्ट है आपका आईएमपी कर लेना, पूछा जा चुका है और उसको मैंने कोशिश करी है बहुत अच्छे से फार्मिंग कर दूं। अब आपको पता है 1992-93 में भारत में क्या किया गया, विकास को विकेंद्रीकरण करने के लिए, राजनीति को विकेंद्रीकरण करने के लिए, आर्थिक विकास की गति को विकेंद्रित करने के लिए क्या किया, पंचायती राज सिस्टम लाया गया। अब अपन ने क्या किया, वहाँ पे आर्थिक वृद्धि तो कर दी, सामाजिक वृद्धि तो कर दी, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं अपन अच्छी नहीं कर पाए। इसी के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में लाया गया। प्रारंभ में इसको एक
क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, मतलब देखना था कि इसका परिणाम कैसा, उसके लिए लाया गया। लेकिन जब इसके परिणाम अच्छे मिले तो इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी जारी रख दिया गया। अब 18 राज्यों में खास तौर से ऐसे राज्य जहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम कम थी या जहाँ पर गरीब लोग क्या थे, कम मात्रा में थे, वहाँ पर इसको विशेष फोकस किया। उद्देश्य मैंने बहुत ईज़ी लिखे हैं, तो उद्देश्य काफ़ी हैं, यदि इतने नहीं कर पा रहे तो कम कर देना, लेकिन उद्देश्य इसके लिखना। तो सीधी-सी बात है, सभी तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाना, रोगों की रोकथाम करना, आयुष को बढ़ावा देना। आयुष आपको पता है ना, आयुर्वेदिक, यूनानी, नेचुरल चिकित्सा, योगा, तो प्राकृतिक चिकित्सा, इनको भी बढ़ावा देना है। गुणवत्ता को सुधार करना है, महिला स्वास्थ्यकर्ता की नियुक्ति करना है, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रजनन दर, इनको अपने निर्धारित लक्ष्यों तक लाना है, एनजीओ की मदद करना है। मतलब वो सारे प्रावधान करने हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो जाए। अब इस योजना के उद्देश्य क्या किया है, पंचायती राज को सुदृढ़ कर आशा कार्यकर्ता के माध्यम से स्तरीय सेवाओं तक सभी की पहुँच को सुगम बना दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा आपका एनआरएचएम शॉर्ट में मैंने बिल्कुल आपको कंप्लीट कर दिया। अब देखो, इसको डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग इसको लिखेंगे ईज़ी। तो मैंने उद्देश्यों में इसके जो-जो मैंने कार्य हैं, क्या काम करेगी, वो सारे के सारे मैंने उद्देश्यों में लिख दिए हैं। बाकी प्रस्तावना में मैंने बना दिया क्या है, क्यों लाई गई थी, और अंत में मैंने बना दिया पंचायती जो सिस्टम था उसको सुदृढ़ करने के लिए, कि देखो पंचायत के माध्यम से अपन ने जितने भी गाँव थे उनको आर्थिक रूप से सक्षम किया है, स्वस्थ के रूप से सक्षम नहीं किया है। तो इसमें चाहो तो ये लाइन भी डाल देना, ग्रामीण परिवेश को या पंचायतों को स्वस्थ के रूप में सुदृढ़ करने के लिए एनआरएचएम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पारिवारिक स्वास्थ्य क्या है? तकनीकी प्रयोग से इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और 6 में से कम 4 या साढ़े 4 नंबर तक इसमें आप बड़े आराम से ला सकते हैं। तो सीधी-सी बात है, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनिशन लिख देंगे, पारिवारिक स्वास्थ्य क्या है? तो पारिवारिक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो परिवार के सभी सदस्यों का शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ और फिट होना ही क्या कहलाता है, आपका पारिवारिक स्वास्थ्य कहलाता है। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं कि परिवार के सदस्यों की आदतें कैसी हैं, उनकी स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, जीवन शैली कैसी है, क्योंकि आपको पता है वर्तमान में 21वीं सदी में सूचना तकनीक के युग में पारिवारिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है। आप इस चीज़ को व्यावहारिक तौर पे चाहो तो लिख सकते हैं, शायद ही आप ऐसा भारत का कोई परिवार है, जिसमें किसी न किसी व्यक्ति की तबीयत खराब ना रहती हो या जो मेडिसिन का प्रयोग ना करता हो। यदि वृद्धजन और वरिष्ठ जन है तो मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ेगा, गर्भस्थ महिला है तो मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ेगा, छोटा शिशु है तो मेडिसिन का। तो आप देखना शायद ही भारत का कोई ऐसा घर हो, चाहे उच्च वर्ग से लेके निम्न वर्ग तक का, जिसके घर में दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता। अब दवाओं का उपयोग किया जा रहा है तो ये पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर समस्या है। अब समस्याएँ क्या हो जाएँगी? नशीले पदार्थों का सेवन। आप ये नशीले पदार्थों का सेवन ना सबसे लास्ट में लिखिएगा, है ना? जो नशीले पदार्थों का सेवन इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ना, तो फॉर्मेटिंग में नशीले पदार्थों का सेवन थोड़ा-सा सबसे लास्ट में सेकंड लास्ट कर दीजिएगा। इसको चाहो तो आप स्टार्ट यहाँ से करिएगा, विकलांग बच्चे, बुजुर्ग सदस्य, गर्भस्थ व स्तनपान कराने वाली महिलाएँ, धूम्रपान, किशोर अपराध, है ना? एड्स, कैंसर, डायबिटीज़ जैसे रोग, पोषण संबंधी समस्याएँ, कुपोषण जैसी समस्याएँ, नशीले पदार्थों का सेवन आदि, तो ये समस्याएँ हो जाएँगी। अब इसके लिए तकनीकी प्रयोग क्या-क्या किया गया है? परिवार स्वास्थ्य व तकनीकी प्रयोग, ये हेडिंग है ना, ये पॉइंट में डल गई है, ये हेडिंग है, इसको हेडिंग बना लें। अब आपको पता है टेलीमेडिसिन के द्वारा क्या किया गया है, पारिवारिक स्वास्थ्य को सही किया जा सकता है। जैसे कोरोना काल में आपको पता है जितने भी मेडिकल थे सारे बंद हो गए थे। वीडियो कॉलिंग के तहत यदि किसी को फीवर आ रहा है, बुखार हो रहा है, तो अपन उसको कंसल्टेशन कर देते थे। ईसीजी हो गया, रेडियोलॉजिकल इमेज हो गया, इससे क्या किया जाता है, शरीर के अंगों का पता, जैसा किसी को हार्ट अटैक आना होता है तो पहले उसका ईसीजी करा लेते हैं, है ना? उसकी पूरी की पूरी एमआरआई करा लेते हैं। तो उससे अपने को पता चल जाता है कि अंग की क्रियाविधि प्रॉपर है कि नहीं। यदि प्रॉपर नहीं होती है तो डॉक्टर बोल देता है कि इसको आप एडमिट कर दीजिए। इसके अलावा अ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट बड़े आराम से किया जा रहा है, डायलिसिस बड़े आराम से किया जा रहा है ना? आईवीएफ किया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी की जा रहा है, क्लोनिंग किया जा रहा है, स्टेम सेल किया जा रहा है, वैक्सीन की मदद ली जा रही है। अब ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? अपने परिवार के सदस्य को आयु बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो याद रखना, पारिवारिक स्वास्थ्य में वो सारे के सारी टेक्निक या वो सारे के सारे उपाय जिससे परिवार के किसी भी सदस्य की आयु बढ़ाई जा सकती है,
वो सारे के सारे आपके पारिवारिक स्वास्थ्य में तकनीकी हस्तक्षेप कहलाएंगे। जैसे किसी परिवार के सदस्य के किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो गई। जब किडनी फेल हो गई तो आपने क्या किया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया तो उसकी कहीं न कहीं उम्र बढ़ गई। जब उम्र बढ़ गई तो ये तकनीकी आपका हस्तक्षेप हो जाएगा। तो सीधी-सी बात है, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने और उसे रोग मुक्त करके स्वस्थ जीवन प्रदान करने में क्या है, तकनीक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरीके से आप ये अपनी फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा। कंटेंट मैंने शब्द सीमा का पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। क्वालिटी कंटेंट का पूरा-पूरा ध्यान रखा है। नेक्स्ट है आपका एड्स एक संक्रामक बीमारी है असंक्रमण, इसके लक्षण और बचाव, इसको भी बहुत अच्छे से खोलेंगे आप। एड्स नोट्स में आपके दे रखा है, कैंसर, एड्स, कैंसर और आपका डायबिटीज़, है ना? ये 2-3 बीमारियाँ हैं तो इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना। अब सबसे पहले एड्स की डेफिनिशन लिख लें, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस के संक्रमण के कारण से होता है। अब इसमें क्या हो जाती है, व्यक्ति की या रोगी की, रोगी शब्द यूज़ करना, व्यक्ति शब्द मत करना। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो कि एक लाइलाज बीमारी है क्योंकि अभी तक इसका कोई टीका नहीं खोजा गया है। अब इसका वायरस, इसको ज़रूर लिखना, 2 से लेके 20 वर्ष तक आपके शरीर में निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है और जब ये एक्टिवेट होता है तभी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण क्या हो जाएगा, तो मैंने हो जाएगा सिर दर्द, खराश, ये सारे आप पढ़ लेना ये। अब रोकथाम और बचाव के लिए क्या उपाय है, इसको ज़रूर करना है। तो सीधी-सी बात है, बचाव के उपाय हैं, इसमें सीधी-सी बात है, एक शब्द यूज़ करना, मैं लिख रहा हूँ, संयमित जीवन को अपनाना। कि कभी भी सरकार, याद रखना है, एड्स का कैंपेन चलाती है या रेड रिबन प्रोग्राम चलाती है तो उसमें एक शब्द लिखती है, संयमित जीवन। तो उस टाइम पे हो सकता है मेरे माइंड में नहीं आया तो इसमें कहीं पे ऐड कर लेना, संयमित जीवन शैली को अपनाना। तो जीवन साथी के अलावा किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना, यौन संपर्क बनाते समय निरोध का प्रयोग करना, मादक पदार्थों के प्रयोग में लाए गए स्त्री, क्योंकि वो सारे के सारे कारण जिससे एड्स हो सकता है, उनसे बचाव कर लो तो बचाव हो जाएगा, है ना? महिला गर्भधारण ना करें, एचआईवी के जांच ही बाद ही रक्त ग्रहण करें, नियमित और सही, अच्छा लिखा है, सॉरी, लिखा हुआ है लास्ट में ना, नियमित व संयमित जीवन का पालन करें। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया है, रेड रिबन योजना भी चलाई जा रही है और जो लोग संकोच करते हैं कि किस तरीके से हम बताएं, क्योंकि कहीं न कहीं एक शर्म वाली बीमारी लगती है, इसको सामाजिक संकोच कहा जाता है। तो अतः क्या किया गया, इसके लिए टोल फ्री नंबर भी चलाया गया, 1097। तो आपकी पूरी जानकारी गुप्त रखते हुए आपका पूरा-पूरा इलाज किया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूएचओ के कार्य और उद्देश्य। तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो डब्ल्यूएचओ के का गठन करने के पीछे उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? सभी देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई, जो बिना किसी अ, क्या बोलते हैं, बिना किसी, अगर अपन बोलते हैं किसी चीज़ का समर्थन करना, बिना किसी चीज़ को सपोर्ट करे। अर्थात ऐसा नहीं कि ये अमेरिका का व्यक्ति है तो इसको इलाज जल्दी दो, ये तुर्की का व्यक्ति है तो इसका, बिना किसी भेदभाव के, है ना? बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन या बिना किसी भेदभाव के सभी घायल सैनिकों और नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा देता हो। उसके लक्ष्य के लिए क्या किया गया, डब्ल्यूएचओ को 1948 में स्थापित किया गया। 194 इसके सदस्य हैं, है ना? कार्य, इसके उद्देश्य और कार्य आप अच्छे से पढ़ लेना, ये पूरा का पूरा लगभग-लगभग पढ़ लिए, इसमें तो एज़ इट इज़ फैक्ट जैसा ही है। इसके प्रमुख उद्देश्य और कार्य क्या है, निम्न है। ये सारे के सारे मैंने इसको कर दिए हैं। इंग्लिश जी स्क्रॉल कर दीजिए। तो ये पूरा का पूरा पढ़ लेना, इसमें कोई बताने नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसमें कोई ज़्यादा विशेष कार्य नहीं आता है। डब्ल्यूएचओ कर लेना। 6 मार्क्स में फेवरेट है एमपीपीएससी का और 6 मार्क के अकॉर्डिंग मैंने इसको पूरा कंप्लीट करा है। 15 मार्क्स में इसको कंप्लीट मत करना। 3 मार्क्स में आ जाएगा तो इसकी स्थापना लिख लेना, सदस्य लिख लेना, इसके कार्य। 3 पॉइंट आपके 3 मार्क्स में हो जाएँगे और 6 मार्क के अकॉर्डिंग यही पूरा है ना? और डब्ल्यूएचओ वर्तमान में भी इसके कारण कोरोना काल में भी डब्ल्यूएचओ ने सराहनीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी ने कोरोना को पैंडेमिक घोषित किया है। ये विचार लिख सकते हो। लास्ट में वैसा हालाँकि मैंने लिख दिया है। वैश्विक महामारी से निपटने के लिए अपनी भूमिका प्रभावी तरीके से निर्वहन करना चाहिए। लास्ट में देखो मैंने इसमें कोरोना वाला ले रखा है, क्योंकि आपको पता है कहीं न कहीं अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ की क्रियाविधि पर क्या किया गया था, प्रश्न चिन्ह लगाया, तो कहा था कहीं न कहीं ये चाइना समर्थकवादी हो रहा है ना? क्योंकि जो उसके महानिदेशक है गुटेरस, वो चाइना की मदद से बनवाए गए थे। तो कहीं न कहीं अमेरिका ने ऐसे आरोप लगाए थे कि कोरोना काल में डब्ल्यूएचओ
चाइना को बचाने का पूरा-पूरा काम कर रहा है। तो उसको मैंने शॉर्ट में अपने शब्दों में लिख लिया है कि इसको बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होके क्या होना, सभी देशों को नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मुक्त विश्वविद्यालय की अवधारणा क्या है? तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है, आपको पता है क्या है। ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा जहाँ पर क्या है कॉलेज नहीं है, काम-काज करने वाले लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए, शिक्षा की दर को वृद्धि करने के लिए, गरीब लोगों को करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जो क्या है शिक्षा करने के लिए या शिक्षित करने के लिए अपनाए जा सकते हैं। वो सारे के सारे मुक्त विश्वविद्यालय में अपन स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात और लिख लीजिएगा 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी, जो कि वर्तमान में सबसे बड़ी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में राजा भोज भी क्या है आपकी एक ओपन यूनिवर्सिटी। और खास तौर से चारों पांचों पेपर में कोशिश इस चीज का करिएगा जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं उससे संबंधित यदि मध्य प्रदेश में कोई संस्था है कुछ भी है तो उसका उल्लेख आप अपने आंसर राइटिंग में करिएगा। अब इसकी विशेषता देखें तो नामांकन और प्रवेश की नीति सरल होती है क्योंकि इसमें किस तरह का नहीं होता। जैसे आप प्रवेश की नीति के तहत क्या किएगा परसेंटेज के हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाता है। इसमें परसेंटेज का कोई भी लोचा नहीं है और ग्रेजुएशन से लेके पीएचडी तक आप इसमें कर सकते हो। समाज के जो वंचित वर्ग हैं उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। आप अपनी सहूलियत, समय, इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हो, पढ़ने की स्वतंत्रता रहती है। तो वर्तमान में क्या है 14 ओपन यूनिवर्सिटी हैं जो भारत के दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित करने का पूरा-पूरा काम कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही रही है कि एक बार आप पढ़ो, मैंने खुद की लैंग्वेज में लिखा है याद रखना। तो एक बार आप पढ़ोगे तो काफ़ी आराम से आप उसको आत्मसात कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मुक्त विश्वविद्यालय की सारी विशेषता को लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव संसाधन विकास का प्रमुख। अब ये आपको थोड़ा-सा अपने विकास के ये किसी मैंने फिर बोला, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होगा। तो इसमें अपने को ये बताना है कि ए, आप अपना सिलेबस यदि देखेंगे पार्ट बी का लास्ट के पोर्शन देखेंगे, तो शिक्षा को उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वो दिया गया है कि शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण है। तो इसमें अपने को ये प्रमुख रूप से ये बताना है कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है सर। है ना? तो इसमें अपने को ये बताना है कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है और शिक्षा के माध्यम से जैसा कि मैंने आपको बताया था, मानव को संसाधित करने में शिक्षा की भूमिका बहुत है और सबसे सस्ता, सुलभ और सभी जगह अवेलेबल जो साधन है वो क्या है आपका शिक्षा ही है। तो इसकी प्रस्तावना थोड़ा-सा अच्छा लिखेंगे, शिक्षा के बारे में बताएँगे शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो मानव को संसाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब वर्तमान में 21वीं सदी की बात करेंगे तो शिक्षा के अलग-अलग आयाम हो चुके हैं। जैसे सैद्धांतिक शिक्षा हो चुकी है आपकी, इसमें एक चीज़ और वो जोड़ें सैद्धांतिक शिक्षा। तो वर्तमान में स्कूल, कॉलेज में जो आप शिक्षा लेते हो वो सैद्धांतिक शिक्षा कहलाती है। प्रायोगिक शिक्षा जो लैब में आप शिक्षा लेते हो, तकनीकी शिक्षा हो जाएगी, कंप्यूटर शिक्षा हो जाएगी। इन सब के माध्यम से क्या है आज मानव अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है। चरम सीमा से तात्पर्य है तकनीकी शिक्षा के माध्यम से। आज क्या है तकनीकी शिक्षा के माध्यम से मैं आप सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो कहीं न कहीं ये संसाधित मानव अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है। तो ठीक है, तो इसके साथ ही साथ क्या शिक्षा का क्षेत्र और उसकी प्रकृति भी व्यापक होती है। इसको थोड़ा-सा मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा उसको अच्छे से करिएगा, है ना? अपने कौशल को क्या करता है बड़े ही नियोजित तरीके से। 2 व्यक्ति हैं, एक शिक्षित है या अशिक्षित। शिक्षित व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को नियोजित तरीके से तात्पर्य है उचित प्रबंधन करते हुए, है ना? करता है काम। लेकिन अशिक्षित व्यक्ति को सिर्फ़ ये रहता है कि कैसे भी करके टास्क पूरा करना है। अब शिक्षिका की भूमिका क्या है? तो शिक्षा आपको पता है बौद्धिक और नैतिक विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा मानव के तार्किक लॉजिकल क्षमता। शिक्षा यदि आपसे एक शब्द में पूछे कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है मानव को श्रेष्ठ बनाने में? तो याद रखिए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण काम है मानव को की तार्किक बुद्धि डेवलप करना। इसको चाहो तो आप वहाँ पे भी पुनर्जागरण में भी लिख सकते हो। पुनर्जागरण होने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि उस समय पे यूरोप वासियों में
तार्किक क्षमता क्या हो गई थी, डेवलप हो गई थी। इसी का परिणाम था कि चर्च का विरोध करना शुरू कर दिया था उन्होंने। जो आडंबर और रूढ़िवादिता थी, उनका विरोध करना उसने शुरू कर दिया था। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि तार्किक का, है ना? इसके अलावा यदि अपन बात करेंगे, जो क्या होता है, संसाधन को परिवर्तित करके अर्थव्यवस्था से संसाधित मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाता है। गरीबी, बेरोजगारी का निदान इसी से संभव है ना? इससे अपने को स्किल्ड लेबर प्राप्त होती है। समाज के अलग-अलग लोगों में समन्वय होता है, जिससे सामाजिकरण में वृद्धि होती है। और व्यक्तित्व विकास में भी शिक्षा काफ़ी है, क्योंकि शिक्षा से क्या है, आपको रहन-सहन, ड्रेसिंग सेंस, बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो शिक्षा के कारण से आपको प्राप्त हो जाती हैं। अतः मानव को क्या है, शिक्षित और आसान बनाने का सबसे सरल और सुगम तरीका क्या है आपका? अगर अपन बात करेंगे, शिक्षा ही सबसे सरल और सुगम तरीका है। ठीक है? नेक्स्ट है आपका मृत्यु दर परिवर्तन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृत्यु दर परिवर्तन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखें अपन, है ना? तो ये जैसा कि मैंने आपको ये जब नोट्स आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया भी था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये लगा। तो सबसे पहले मृत्यु दर के बारे में थोड़ा-सा परिभाषित कर देंगे कि मृत्यु दर क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया था, किसी स्थान विशेष पर समय विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? मृत्यु दर। इसमें थोड़ा-सा आंकड़ों का भी उल्लेख कर देंगे अपन। भारत में मृत्यु दर 7.3 प्रति 1000 और मध्य प्रदेश में 10.5 प्रति 1000, 2018 के डाटा के अनुसार। अब मृत्यु दर का क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, इसको शॉर्ट में चाहो तो और शॉर्ट कर देना। वैसे तो मैंने शॉर्ट कर दिया है, और शॉर्ट करना हो तो जैसे मृत्यु दर परिवार का क्या है, तो सीधी सी बात है, ऐसे सभी स्थान या परिवार जहाँ पर मृत्यु दर अधिक है, तो वहाँ पर आपको संयुक्त परिवार मिलेंगे। और ऐसे सभी स्थान या परिवार जहाँ पर मृत्यु दर कम है, वहाँ पर आपको एकल परिवार मिलेंगे, जिसको वर्तमान से आप कोरिलेट कर देना। वर्तमान में आपको पता है धीरे-धीरे क्या है, मृत्यु दर कम होती जा रही है, तो संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर अपन क्या है, गमन कर रहे हैं। विवाह की बात करेंगे तो आपको पता है, मानव की जितनी भी जीवन काल की गतिविधियाँ होती हैं, समय कम है, वो है ना, 4 दिन की ज़िंदगी है, जी लो, जो करना है वो कर लो। तो सेम वही कांसेप्ट है, तो जिन स्थानों पर मृत्यु दर जो होगी, वो कम होगी, तो वहाँ पर यदि अपन बात करेंगे, जो विवाह है वो लेट से होगा, लेकिन मृत्यु दर ज़्यादा होने पर विवाह व्यक्ति जल्दी कर लेगा। जैसे किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि उसकी मृत्यु क्या है, 40 वर्ष में हो जाएगी, तो ऐसा होगा कि वो 35 साल में विवाह करेगा, वो जल्दी ही 15-18 साल में विवाह कर लेगा। लेकिन किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि उसकी मृत्यु 80 साल में होनी है, तो वो आराम से विवाह करेगा। सामाजिक और भौतिक गतिशीलता भी मैंने आपको बताया था। सामाजिक गतिशीलता के तहत क्या है, यदि मृत्यु दर आपकी निम्न है, तो सामाजिक गतिशीलता की ज़्यादा पाई जाएगी, है ना? और आपका भौतिक गतिशीलता भी पाएगी। इसी तरीके से धर्म में भी आ जाएगा, भाग्यवादिता में भी आ जाएगा। तो ये पढ़ लेना, किसी एक चीज़ को, दोनों को पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़ होगे। जो निम्न मृत्यु दर या उच्च मृत्यु दर में से किसी एक चीज़ को आप कांसेप्ट पकड़ लीजिएगा, तो आपको हो जाएगा सारी की सारी चीज़ें, है ना? तो इस तरीके से मृत्यु दर का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका मिशन इंद्रधनुष क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिशन इंद्रधनुष। वीवीआईएमपी क्वेश्चन है, आने की पूरी-पूरी संभावना है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा लिख दें, कब शुरू किया गया था? तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर क्या किया गया था? भारत के भविष्य को, भविष्य में होने वाली बीमारियों से सुरक्षित करने के लिए बृहद स्तर पर टीकाकरण शुरू किया गया था, जिसे ही मिशन इंद्रधनुष के तहत जाना जाता है ना? अब इसके पीछे उद्देश्य क्या था, तो ये ज़रूर डाल दीजिएगा। एक आंकड़ों के तहत ये देखा गया कि 2009 से लेके 2013, अर्थात 4 वर्षों में टीकाकरण में सिर्फ 4% की वृद्धि हुई। अर्थात यदि अपन बात करेंगे, जो टीकाकरण का परसेंटेज था 61 से बढ़कर परसेंट, मतलब 4 1 वर्ष में 1% वृद्धि होना बहुत ही बेकार डाटा है। अतः इसको ओवरकम करने के लिए, इसको निराकरण करने के लिए मिशन इंद्रधनुष किया गया। और मिशन इंद्रधनुष के तहत 7 तरह के क्या है, वैक्सीन या टीकाकरण दिए जाते हैं। काली खांसी, हेपेटाइटिस, पोलियो, टिटेनस, टीबी, खसरा, डिप्थीरिया, इन सातों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है, मिशन इंद्रधनुष की सुरक्षात्मक छतरी कहा जाता है, जिससे नवजात और भारत के भविष्य को सुरक्षित किया जाता है। इसे सुरक्षा छतरी कहा जाता है।
तो इसका डायग्राम आप इसी प्रकार का बनाइएगा। डायग्राम काफी अच्छा बना हुआ है, तो कोशिश करिएगा डायग्राम इसका। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इनके अलावा दूसरी बीमारियों का प्रकोप भी ज्यादा है। तो ऐसे चुने हुए राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, टाइफी, विटामिन ए आदि की खुराक भी इसमें के तहत दी जा रही है ना। तो कई जगह यदि आपको मिशन इंद्रधनुष के साथ विटामिन ए भी मिल जाए तो वो गलत नहीं है, सही है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है, इनसे का प्रकोप ज्यादा है, संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे स्थानों पर क्या किया जा रहा है, इनकी खुराक भी दी जा रही है। स्क्रॉल कर दीजिए नीलेश जी। अब इसमें 3 चरण चलाया जा रहा है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। चाहो तो इतना ज्यादा डिटेल में मत लिखना, सिर्फ 3 चरण लिख लेना, शॉर्ट में लिख लेना। प्रथम चरण में यदि अपन बात करेंगे तो 201 जिलों का चयन किया गया, जिसमें 75 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया। द्वितीय चरण में भारत के 352 जिलों का चयन किया गया, जिसके तहत 37 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया। शॉर्ट शॉर्ट में लिख देना चाहो तो। तृतीय चरण में 216 जिलों का चयन किया, थोड़ा सा स्पेसिफाई बनाने के लिए, जिसके तहत 39 लाख बच्चों का टीकाकरण। आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, यदि डाटा आपको लगता है तो उसको राउंड ऑफ कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, बस एक शब्द लगा दिया करो लगभग, ठीक है। अब टीकाकरण को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए दिसंबर 2019 में, इसको करंट से मैंने अपडेट कर दिया है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 या सघन मिशन इंद्रधनुष का क्या किया गया है, 4 चरणों में चलाकर भारत को के भविष्य को बीमारी से सुरक्षित करने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी इसकी आंसर राइटिंग होगी। तो इसको भी अपने को क्या है, अपन ने जो पूरा मेंस का सिलेबस पढ़ा है पार्ट बी का, उन सबके पॉइंट और फैक्ट को लेकर उनका समावेश करके इसकी आंसर राइटिंग अपने को करना पड़ेगी। अब उच्च शिक्षा तंत्र अपन बात करेंगे तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा इसका ये डाटा अपन कर दीजिएगा। अमेरिका चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो मात्र 20 विश्वविद्यालय, 200 महाविद्यालय, जिनमें 0.1 मतलब 10 लाख बच्चे भी नहीं थे, याद रखना, 0.1 मिलियन विद्यार्थी ही अध्ययन करते थे। लेकिन 70 वर्षों की बात करेंगे तो इनकी संख्या बढ़कर विश्वविद्यालय 11.6%, महाविद्यालय 12.5% और 60% तक इनमें नामांकन कराने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ में 25% स्टाफ में वृद्धि हुई है। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी आपको पता है, तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तहत 7 नए IIM, 10 नए IIT, 10 नए NIT, 5 भारतीय विज्ञान संस्थान अनुसंधान संस्थान, ये और 314 मॉडल कॉलेज की भी स्थापना की गई। अब सीधी सी बात है, हायर एजुकेशन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वही उनके विकास के कार्य करने वाले कदम हैं। तो हायर एजुकेशन में वो सारे के सारे कोशिश यही है कि वो रोजगार परक हो। साथ ही साथ में उच्च शिक्षा संस्थान को फाइनेंस की जो कमी थी उसको भी पूरी की जा रही है ना। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान दूसरा चलाया जा रहा है, शिक्षा आयोग बनाया जा रहा है, कमजोर और वंचित वर्गों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, है ना, रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा रही है। उत्कृष्ट मॉडल संस्थान और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी डे बाय डे खोले जा रहे हैं। साथ ही साथ में ICT, इंडियन काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी विश्वविद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, इन्हें ब्रॉडबैंड से कनेक्टिविटी, इसको जरूर लिखिएगा, दी जा रही है, जो ई सामग्री का विकास करे। तो आपको पता है ई सामग्री या ई लर्निंग का कंसेप्ट कोरोना काल में 400% तक बढ़ा है। अब आप अंदाजा लगाओ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सीधा सीधा ई लर्निंग कोरोना अर्थात अपन जनवरी की बात करें, फरवरी मार्च की बात करें तो ई लर्निंग की प्राथमिकता इतनी नहीं थी, लेकिन मात्र 6 से 7 महीनों में इसका 400% इसकी सबसे अच्छी ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए UGC, AICT, MCI आदि भी क्या है, अपना सहयोग दे रही हैं, है ना। तो ये लास्ट में लिख लेना, 21वीं शताब्दी के निर्माण के लिए शक्तिशाली साधन उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा है। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भारत सहित वैश्विक पटल पर दिखाई। अब आप देख लो, इसमें चाहो तो उच्च शिक्षा का परिणाम
सुंदर पिचई को देख लो, गूगल का सीईओ बना हुआ है, या कई ऐसे एग्जाम्पल लिख लेना जो भारत में पढ़े लिखे हैं लेकिन क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियों में सबसे बड़े पदों पर अभी भी कार्यरत है ना। नेक्स्ट है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये एज इट इज नोट्स का ही है, कोई इसमें ज्यादा नहीं है, आपको एज इट इज याद करना है। टिप्पणी, ये सारे जितने भी अधिनियम है इनके 6 मार्क के बना लेना, और 6 मार्क्स में से ही फिर 3 मार्क्स बड़े आराम से बना सकते हैं। तो यूएनओ ने क्या किया था, 2000 में अधिसूचना जारी करके क्या किया गया, किसान, देखिए यदि अपन बात करेंगे 1995 की बात करेंगे, तो यूएनओ ने क्या किया था, साइंस और टेक्नोलॉजी का महत्व बताया था कि आगे वाला जो समय है वो क्या रहेगा, आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का रहेगा, अतः सभी देशों को इस ओर एक प्रभावी कदम उठाना जरूरी है। तो भारत में भी क्या हुआ आपको पता है, 1993 और 94 में आपको पता है 1990 के करीबन कंप्यूटर का आगमन हो गया था, 85 से 90 के बीच में, 93-94 में सेलुलर सेवाओं का आगमन हो गया था। कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर भी ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। अब इसके साथ ही क्या किया गया, इनको किस तरीके से विनियमित किया जाएगा, कैसे रेगुलेट किया जाएगा, इसके लिए आईटी एक्ट 2008 क्या 2000 लागू किया गया। 2008 में इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किए गए। इसमें 13 अध्याय और अगर अपन बात करेंगे 94 धारा है ना। इस अधिनियम का उद्देश्य की यदि अपन बात करेंगे, इसमें एक ट्रिक याद रखना है, इसमें सारी की सारी चीजें क्या है, डिजिटल चीजों पर अपन ने क्या किया है, उनको कंट्रोल करने के लिए अपन ने डिजिटल चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया है। तो डिजिटल है, अभी तक क्या होता था, जो कोर्ट की कार्रवाई होती थी उसमें थोड़ा सा समझिएगा, डिजिटल हस्ताक्षर, ऑडियो वीडियो, डीवीडी सीडी, इसको न्यायालय एक सबूत के रूप में नहीं मानता था, लेकिन जब से आईटी एक्ट आया तब से जितने भी डिजिटल एविडेंस हैं उनको न्यायालय द्वारा क्या किया है, वैधानिक एक्सेप्टेंस दे दी गई है। तो डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मानता है ना, सूचना प्रौद्योगिकी कौन कौन से अपराध हो सकते हैं उनके लिए कौन कौन से दंड हैं, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को मानता, साइबर अपराधों के लिए क्या है, न्याय व्यवस्था की गई। अब प्रावधान क्या है, तो प्रावधान आप इसके पढ़ लीजिएगा, है सारी की सारी चीजें जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, डिजिटल से संबंधित जो है, जैसे डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता दी गई है ना। इसमें किस तरीके से यदि आप किसी की हैकिंग करते हो या साइबर कोई भी अपराध करते हो, पोर्नोग्राफी करते हो, तो उसके लिए भी क्या है, अगर अपन बात करेंगे, 3 वर्ष तक की कैद और 7 लाख तक का जुर्माना। जितने भी आप एक्ट करोगे याद रखना, उसमें अपराध और अपराध से संबंधित दंड जरूर लिखिएगा, कौन कौन से अपराध उससे संबंधित हैं और उन अपराधों के लिए कौन कौन से दंड के प्रावधान दिए गए, ये हर एक्ट में लिखना, जितने भी एक्ट आपके 11 एक्ट दे रखे हैं इसमें भी पूरा, है ना। ई ई बिजनेस को बढ़ावा, अब आप वर्तमान में आप देखो क्या है, अमेजन आपके गांव तक पहुंच चुका है, गांव तक में अमेजन डिलीवरी दे रहा है, फ्लिपकार्ट डिलीवरी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये आप पूरा सूचना तकनीकी का ही उपयोग है। कभी सपने में ये कहा था कि हैदराबाद की कोई चीज अपने घर तक आ जाएगी, आज यही कल्पना है कि हैदराबाद हो या अगर अपन बात करें कोयम्बटूर हो, यहाँ तक से आप अपनी चीजें घर तक मंगा सकते हैं। और लास्ट में मैंने इसमें जो अमेंडमेंट किए गए थे 2018 में, वो भी मैंने कर दिए हैं। संशोधन के तहत व्हाट्सअप हो गया, जैसे अभी अपन ने वो बंद किया है आईटी एक्ट के तहत, क्या बोलते हैं टिकटॉक, तो टिकटॉक भी इसमें चाहो तो लिख सकते हो, आईटी एक्ट के तहत ही बंद किया गया है ना। टिकटॉक हो गया, पबजी हो गया, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर क्या है, गैर कानूनी जानकारी उपलब्ध कराने वाले प्रवर्तकों का पता लगे। जैसे आपको पता है व्हाट्सएप पे आपको पता लग जाएगा कि मैसेज किसने फॉरवर्ड करा है और कहाँ से फॉरवर्ड किया। तो इन सब की भी क्या है, अपन इसी एक्ट के तहत क्या किए गए, प्रावधान किया गया है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो कहीं क्या है, इन पर अपन कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। लास्ट का मैंने इसमें बहुत अच्छा लिखा है, तो इसको भी आप एज इट इज ऐसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, चाहे वो कंप्यूटर के रूप में हो, मोबाइल के रूप में हो, लैपटॉप के रूप में बन चुका है। इस पर यदि प्रभावी नियंत्रण नहीं किया, जैसे आईटी एक्ट में मेरे हिसाब से एक प्रावधान भी आना चाहिए कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उपयोग करने पर प्रतिबंध होना चाहिए। आज यदि किसी परिवार के आप सबसे बड़ी विडंबना देखोगे, तो उसकी सबसे बड़ी दुखदाई, इसको आप पारिवारिक स्वास्थ्य में भी डाल सकते हैं, कि उनके बच्चों के द्वारा मोबाइल का चलाया जाना, चाहे 3 साल का बच्चा हो या 18 साल का बच्चा हो, हर कोई मोबाइल में ऐसा लिप्त है कि वो उस परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है ना। तो इसको भी चाहो तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी की मानव स्वास्थ्य में सुधार में भूमिका कौन कौन सी है? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन कौन से हैं, कोई तकनीक है जो अपन ने स्वास्थ्य में यूज की थी, वो सारी तकनीकें आपकी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगी।
आप थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कर दें क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी से तात्पर्य जैव पदार्थों को तकनीकी मदद से और अधिक मानव उपयोगी बनाना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसके तहत कई विधियां हैं जिसका उपयोग करता है, जैसे डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, टिश्यू कल्चर। इन सब का प्रयोग करके क्या करते हैं अपन, मानव स्वास्थ्य में सुधार का कार्य करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी का ही है कि गोल्डन राइस बन गए हैं, विटामिन ए जिसमें पाया जाता है। इसके अलावा मक्का भी बनाया गया है, आलू भी बनाया गया है ना। मक्का ऐसा बनाया गया जिसमें स्टार्च नहीं है, आलू भी ऐसा बनाया गया जिसमें स्टार्च को हटा दिया गया है। इसके अलावा आणविक निदान भी हो जाए, मॉलिकुलर औषधि निर्माण करना, टीका निर्माण करना, है ना। चिकित्सीय प्रोटीन का निर्माण करना, जैसे इंसुलिन, चिकित्सीय प्रोटीन में क्या जाएगा आपका, इंसुलिन का निर्माण करना, ल्यूकेमिया, इंटरफेरॉन, इंसुलिन आदि का निर्माण करना, है ना। इसकी तरह से आर्टिफिशियल बोन बनाई गई हैं, अस्थि कोलेजन बनाए गए हैं, हार्ट के बाल बनाए गए हैं, है ना। नैनो टेक्निक और इसमें मिला देते हैं तो ये इफेक्टिव हो जाती है ना। अच्छी जेनेटिकल क्रॉप बनाई गई है इसमें। कीट नियंत्रण करने के लिए जैविक कवक बनाए गए हैं, जड़ी बूटियों कीटनाशकों का निर्माण किया गया है। बायो रिमेडिएशन की मदद से क्या किया गया है, ये ऐसी तकनीक है जिससे तहत से दूषित मृदा हो, पानी हो, वायु हो, इसको साफ किया जा रहा है। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के तहत बायो रेमेडिएशन बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग की जा रही है। इसके अलावा आपको जो भी याद आता है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो अतः बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या है, जीवन के उत्पादों को और अधिक, मानव जीवन के उत्पादों को, मानव जीवन में प्रयोग किए जाने वाले उत्पादों को, ऐसा कहते हैं ना, मानव जीवन में प्रयोग किए जाने वाले उत्पादों को और अधिक गुणवत्तापूर्ण व उपयोगी बनाया जा रहा है, जिससे क्या है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है आपका बाल विवाह महिलाओं की शिक्षा का सबसे बड़ा अवरोधक है, टिप्पणी करो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है। तो सबसे पहले बाल विवाह डिफाइन करेंगे क्या है। तो लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम हो जाती है, बाल विवाह कहलाता है। छोटी उम्र में ही पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के कारण से क्या है, सीधी सी बात है, शिक्षा की जिम्मेदारी फ्री होकर करे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं दूसरे कार्य करने में अवरोध पैदा होता है। अब क्या कारण है कि शिक्षा से हो जाती है, तो सीधी सी बात है, कम उम्र में ही गर्भधारण हो जाता है तो शिक्षा के लिए समय नहीं मिल पाता। इसके अलावा गर्भधारण के बाद बच्चे को जन्म देने पर शारीरिक रूप से अक्षमता आ जाती है, और आपको पता है जब शारीरिक रूप से अक्षमता आ जाएगी तो पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, है ना। बाल अवस्था में ही प्रसव के बाद बच्चे का लालन पालन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कई बार क्या हो जाती है, शादी के बाद घर में तो आपको पता है ना, बेटी घर की रानियां होती हैं, लेकिन ससुराल पक्ष में नौकरानियां होती हैं। ये अभी भी कई जगह पर प्रचलित है ना। तो ससुराल में घरेलू हिंसा हो रही है, लिंग संबंधी अपराध आधारित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं उनको तो फिर यही लगता है कि बस कैसे भी बच्ची कुछ जिंदगी हम काट लें, है ना। कई बार ससुराल पक्ष के द्वारा भी क्या है, शिक्षा में जारी रखने के में मदद नहीं दी जाती, समर्थन नहीं कर दिया जाता। गरीबी है, गरीबी के कारण से बाल मजदूरी करना पड़े, और भी कई कारण हैं जिनके कारण से क्या है, शिक्षा के लिए समय नहीं मिल पाता। अभी थोड़े से आंकड़े हैं, तो आंकड़े आप जरूर लिखिएगा। 40% बाल विवाह यदि अपन बात करेंगे विश्व भर के, भारत में ही होते हैं, और जिसमें 49% ऐसी लड़कियां हैं जिनके विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाते हैं। और बिहार में सबसे ज्यादा बाल विवाह का प्रचलन है, और जबकि सबसे कम हिमाचल प्रदेश में बाल विवाह देखे गए हैं। ये ये जो डाटा है, आप पूरा का पूरा डाटा लिख लीजिएगा। इसके अलावा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी आप जरूर लिखिएगा। तो जैसे बाल विवाह निरोधक कानून 1929, जिसे सारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आजादी के बाद इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, ये सारे के सारे कानून क्या हैं, भारत में बाल विवाह को कानूनन अपराध घोषित कर दिया है ना। तो सीधी सी बात है, इसके प्रतिबंध के कारण से महिला शिक्षित होकर सशक्त हो रही हैं और अपनी उपयोगिता परिवार, समाज व देश में सिद्ध कर रही हैं, है ना। ये बाल विवाह हो जाएगा। चलिए 6 मार्क्स में यदि किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सिक्स मार्क्स में किसी को डाउट नहीं, आगे चले। जी सर। चलिए नेक्स्ट है आपका 15 मार्क्स का।
तो भारत में प्रचलित स्वास्थ्य प्रणालियों का वर्णन करने लिए मेडिकल हेल्थ सिस्टम, उनकी व्यावहारिक समस्या और समाधान खोजें। ये मैंने बहुत अच्छा कोशिश करी है ड्राफ्टिंग करूँ, तो बहुत अच्छा ड्राफ्ट करने की कोशिश करी, इसको एज़ इट इज़ याद करना है, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बड़े आराम से इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो थोड़ा प्राचीन काल में देखेंगे, तो प्राचीन भारत में स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य को क्या है, किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और वही जो स्वास्थ्य मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसमें महात्मा गांधी का एक कोट भी इसको ज़रूर लिख लेना, स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, सोने व चांदी के टुकड़े नहीं। और एक चीज़ याद करिएगा, मैं बताना भूल गया, सभी लोग एक कॉपी बना लें जिसमें जब-जब आपको जो-जो कोट मिलते जाते हैं, उन सब कोटों को एक कॉपी में लिखते जाएँ। तो ये सारे के सारे कोट आपको आंसर राइटिंग में और सबसे ज़्यादा आपको जब ऐसे आप लिखेंगे, क्योंकि ऐसे राइटिंग में कोट लिखना बहुत ज़्यादा नंबर आपको दिला सकता है। तो एक कॉपी बना लें, उसको बार-बार रिवीजन करोगे तो उनको कहाँ पे कैसे ऐड करना है ये अपने आप आपको आता जाएगा। और नहीं हो तो बहुत अच्छी है, रोज़गार निर्माण आता है, रोज़गार निर्माण के लास्ट में सबसे आप देखिएगा, हर पेज में आपको अलग-अलग कोड मिलता है। तो ई-कॉपी रोज़गार निर्माण की अवेलेबल हो जाएगी, या पुराने भी आपके पास रोज़गार निर्माण रखे हों, तो उसमें सबसे लास्ट में देखना, इन सब की कोट आपको मिल जाए, तो ये कोट की एक अलग कॉपी बनाएँ। अब यदि अपन बात करेंगे तो भारत में चिकित्सक की बात करेंगे तो सुश्रुत हुए हैं, चरक हुए हैं, बाणभट्ट हुए हैं, जिन्होंने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए। अब भारत में यदि अपन बात करेंगे, वर्तमान में स्वास्थ्य सेवा के अलग-अलग स्तर हैं, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य, पारंपरिक उपचार, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल। अब इन सभी को आपस में मिला के क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य तंत्र कहा जाता है। इस स्वास्थ्य तंत्र के तहत आपके डॉक्टर आ जाते हैं और उसका मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ आ जाता है। इसी तरीके एक डायग्राम बना देना, इसमें स्टार्ट करना आप स्वास्थ्य उपकेंद्र से, स्वास्थ्य उपकेंद्र से बड़ा होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से वो बड़ा होता है सामुदायिक, और सबसे ऊपर होता है आपका जिला अस्पताल। ये डायग्राम पिरामिड में ही बना देना, और पिरामिड में सबसे टॉप पे आप जिला अस्पताल। अब इसमें सिंपल अपने को लिखना है, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र में कितनी जनसँख्या पे खोला जाएगा, कितना स्टाफ रहेगा, है ना? तो ये सारा का सारा आप पढ़ लेना, इसमें मुझे समझाने वाला कोई नहीं है। स्वास्थ्य उपकेंद्र में कितने रहेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने रहेंगे, तो ये फैक्ट है, इसमें फैक्ट कोई मैं पूरा बहुत अच्छे से लिखा है, कितना जनसँख्या होना चाहिए और न्यूनतम स्टाफ कितना हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितना रहेगा, जिला अस्पताल कितना रहेगा। और ये एक दूसरे की रेफरल यूनिट का मतलब होता है, जब आपको लगता है कि आप इस केस को हैंडल नहीं कर, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ये लगता है कि यहाँ पर ये इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, तो वो रेफर करेगा जिला चिकित्सालय को। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर यूनिट का काम करेगा जिला चिकित्सालय, है ना? तो ये रेफर यूनिट भी चाहो तो आप लिख लेना, यदि आपकी स्पीड अच्छी समझ। वैसे मैंने बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करी है, ड्राफ्टिंग में आपको मज़ा आ गया होगा, है ना? नेक्स्ट बात करें तो भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याएँ कौन-कौन सी हैं? अब स्वास्थ्य सेवा की समस्या वही, कितने बेड हैं, कितने अस्पताल हैं, है ना? कितना मेडिकल स्टाफ है, तो वही अस्पताल बेड की अगर अपन बात करेंगे तो गोवा में 614 व्यक्तियों पर एक, तो वहीं बिहार में अब आप अंदाज़ा लगाइए, डाटा ज़रूर लिखना कृपया करके 15 मार्क्स और 6 मार्क्स में, जहाँ से जो भी आंकड़े आपको प्राप्त हो तो कृपया कर आंकड़े का समावेश आंसर राइटिंग में ज़रूर करें, और 15 मार्क्स में तो ज़रूर ही ज़रूर करें, है ना? व्यक्ति पर है तो 73% अगर अपन बात करेंगे शहरों में, और 69% ग्रामीण क्षेत्रों में बेड है, तो आप अंदाज़ा लगाओ कितना कम है बेड की समस्या। डॉक्टरों की बात करेंगे तो 1000 एक है ना? इसके अलावा स्वास्थ्य खर्चा भी बहुत है, और ये माना जा रहा है कि 5 करोड़ लोग गरीबी में जीवन यापन, सिर्फ़ इस लाइन को आप ज़रूर लिखिएगा, चाहे तो प्रमुखता से लिखिएगा कि अध्ययनों से यह पता चला है कि भारत के 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा में सिर्फ़ इसलिए जीवन यापन कर रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी खर्चा ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है, कोई व्यक्ति बीमार हुआ, जो जमा पूँजी थी 2 लाख 4 लाख रुपए पूरी चली गई, तो बेचारे क्या हैं, ओवरकम नहीं, जबकि 5 लाख जमा करने में उनको 10 साल लग गए। लेकिन एक बीमारी आई, एक ऑपरेशन हुआ हार्ट का, 5 के 5 लाख। तो 5 करोड़ से ज़्यादा परिवार क्या हैं, गरीबी रेखा में सिर्फ़ इसलिए जीवन यापन कर रहे हैं कि यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीली है। इस चीज़ को ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा ग्रामीण शहरी विभाजन भी, क्षेत्रीय विभाजन भी, लिंग विभाजन भी क्या है, स्वास्थ्य सुविधा को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य पर निम्न व्यय, उच्च मातृ शिशु और मृत्यु दर भी है। जैविक कचरे को अच्छे से निपटान नहीं करे जाते, जिससे संक्रमण बीमारी को बढ़ाता है। आधारभूत संरचनाओं का अभाव है, वित्त का अभाव है। टीकाकरण हो गया, कुपोषण हो गया, एनीमिया आदि का उन्मूलन ना होना भी भारत में स्वास्थ्य संबंधी समस्या। समाधान का डायग्राम आप ऐसे ही बना देना, राउंड बना देना, रेक्टेंगल बना देना, उसमें लिख लेना। क्या है, आयुष्मान भारत योजना चलाई गई है, स्वास्थ्य नीति लाई गई है, आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति वो कही गई है, आयुष योजना चलाई गई है,
मोहल्ला क्लिनिक मॉडल अपनाया गया है, स्वास्थ्य जीडीपी में वृद्धि की गई है, टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया और लगातार मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेज स्टाफ में वृद्धि की जा रही है ना। अब इसको कंक्लूड करके लास्ट में क्या कहते हैं, इसका अपन इसको ऑफ कर देते हैं। तो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या भारत की पहल पर विश्व भर में क्या है 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। वर्तमान में जहाँ अधिक अधिक लोग क्या है धन अर्जन के पीछे लगे हैं, वही उनकी अंतिम इच्छा बनकर रह गई है, परंतु वास्तविकता केवल संपत्ति केवल स्वास्थ्य है। अर्थात मैंने इसमें लास्ट में बताया कि आईटी युग में, भौतिकतावादी युग में, है ना, यदि अपन बात करें, व्यक्ति ज्यादा स्वास्थ्य को परे रखते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है। लेकिन आप अंबानी से पूछ लेना, अंबानी के पास इतना पैसा है लेकिन उसके बाद भी उसको चैन सुकून नहीं है। तो उसके लिए भी वो क्या है, आध्यात्म का, योग का और स्वास्थ्य का क्या कर रहा है, कामना कर रहा है। अतः व्यक्ति की सही पूंजी जो है वो स्वास्थ्य है, और डे बाय डे इसका अर्जन करना चाहिए, इसका संवर्धन करते रहना चाहिए। भारत की जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, यदि अपन बात करेंगे, तो स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में काफी सराहनीय प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कुपोषण क्या है। मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति का वर्णन करते हुए महिला व बच्चों में अधिक कुपोषण होने के कौन कौन से कारण हैं, बताइए। ये भी मैंने बहुत इजी किया है, डाटा इसमें डाला है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करेंगे कुपोषण क्या है, इसके तहत बता दें, तो कुपोषण के कारण लगभग लगभग हर साल 1 मिलियन लोगों की मृत्यु हो रही है और 53.8 अरब डॉलर का नुकसान। सीधी सी बात है, मानव संसाधन मरेगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान भी होगा। अब कुपोषण क्या है, तो ये बता दें, तो सिंपल सा खनिज, लवण, प्रोटीन, माइक्रो तत्व की कमी से कुपोषण हो जाता है और महिला और बच्चों में ये क्या है, प्राथमिकता से होता है। अब यूनिसेफ ने बताया कि कुपोषण के 3 प्रमुख लक्षण अपने को दिखाई। यदि कोई व्यक्ति कुपोषण है तो उसके 3 नाटापन मिलेगी, निर्बलता मिलेगी और कम वजन मिलेगी, है ना। तो ये तीनों क्या है कुपोषण, ये जरूर लिखना, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ इन दोनों ने बताया कि यदि मल न्यूट्रिशन से विश्व का कोई भी बच्चा कुपोषण से प्रभावित होगा तो 3 लक्षण कोई ना कोई इसको दिखाई, या तो वो कद में छोटा रहेगा, या उसका वजन क्या है कद के अनुपात में कम रहेगा, या अगर अपन बात करें वो कम वेट का रहेगा। ठीक है, तो कुपोषण क्या है, लाइलाज बीमारी नहीं है। उचित देखभाल और परामर्श के माध्यम से कुपोषण का निवारण किया, और खास तौर से विकासशील देशों में कुपोषण की समस्या ज्यादा थी, और भारत क्या है, एक विकासशील देश है। अब मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति देखें तो डाटा थोड़ा सा अपने को बताना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में कुपोषण के कारण से यदि अपन बात करेंगे, हर साल 17 से 18 हजार बच्चे क्या है कुपोषण के कारण से दम तोड़ देते हैं। और आंकड़ों के अनुसार 2019 में मध्य प्रदेश में करीबन 10 लाख से ज्यादा कम वजन के बच्चे और 1 लाख से ज्यादा अति कम वजन वाले बच्चे सामने आए। और जनवरी 2001 में, अर्थात सिर्फ 1 महीने, ये पूरे जो डाटा है 10 लाख का डाटा और 1 लाख का डाटा याद रखना, 1 साल का, ये जो डाटा है वो जनवरी का है। जनवरी 2020 में 12 हजार कम वजन वाले और 1573 अति कम वजन वाले बच्चे दर्ज किए गए। और सबसे ज्यादा कम कुपोषण मुरैना, श्योपुर, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, ये जिलों के नाम भी अपने को लिखना है कि स्थिति बतानी है अपने को, तो इनके बारे में भी अपने को वर्णन करना है। आदि सबसे ज्यादा कुपोषण से प्रभावित जिले हैं। अब इनके लिए क्या किया गया है, तो प्रदेश की लगभग 92,343 डाटा सारे लिखना है आपको, जिनमें 95,350 गर्भवती महिला तथा 0 से लेकर 5 साल तक के करीबन 43 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें कुपोषण दूर करने के लिए पोषित आहार दिया जा रहा है। अब कुपोषण के कारण पूछा नहीं गया, तो लेकिन अपन कर लेते हैं क्या हो सकते हैं। परंपरागत कारण, ये बता पढ़ लेना आप नोट्स में पूरा। सामाजिक कारण के लिए पूछा नहीं गया तो डिटेल करने की जरूरत नहीं। आर्थिक कारण और भौगोलिक कारण। अब पूछा गया था कि महिलाओं में और बच्चों में कुपोषण क्यों होते हैं। तो महिलाओं में कुपोषण के कारण एनीमिया का होना, सामाजिक आर्थिक असमानता का होना, पर्याप्त जानकारी और जागरूकता का अभाव, पारिवारिक दायित्वों का बोझ, मानसिक अवसाद, शारीरिक कमजोरी, लिंग आधारित भेदभाव, गर्भावस्था। और मैं समझता हूँ डिफाइन कर देना, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसी तरीके से फ्लो चार्ट इसका बना दें। बाकी यदि स्पीड अच्छी है तो एक या दो जो आपको इजी लगता है वो कर दें, है ना। इसके अलावा आप देखते हैं बच्चों में कुपोषण होने के कारण, कि ऐसा क्या कारण है कि बच्चों में होते हैं। तो जन्म के जस्ट बाद स्तनपान ना कराना या गलत तरीके से स्तनपान कराना, ठीक है। अंधविश्वास और कुरीतियां, जैसे होती 6 महीने तक उसको सिर्फ माँ के दूध के अलावा, लेकिन 3 महीने में ही कहीं कुछ, कहीं कहीं पानी, कहीं इसका पानी, कहीं शुरू कर देते हैं, है ना। इसके अलावा जन्म के तुरंत बाद स्तनपान ना कराना,
जन्म के तुरंत बाद भुट्टी या शहद का सेवन करा देना, सही उम्र में पूरक आहार प्रारंभ ना करना, ये ना सही लिख लेना, बड़ा ना लिखा हुआ है ना। परिवार में अधिक संख्या में जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो सीधी-सी बात है सेहत पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः अब इसको समापन कर देते हैं। अतः महिलाओं में कुपोषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार को सामुदायिक मॉडल पर काम करना होगा। सामुदायिक मॉडल से तात्पर्य है जिसके तहत आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और समाज की वरिष्ठ महिलाओं को क्या करें, सहभागिता लें, उनका सहयोग लें। और बच्चों के लिए क्या किया जाए, स्कूली शिक्षा के दौरान मिड डे मील क्या है, कुपोषण को दूर करने की ही एक योजना है। लाकर क्या कर सकते हैं, महिला और बच्चों में कुपोषण को आप दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वृद्धजन को परिभाषित करते हुए भारत सरकार द्वारा वृद्धजनों द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रम। तो सबसे पहले वृद्धावस्था को मैंने कोशिश करी कि बहुत अच्छे से डिफाइन करूं। इसी में से आप 3 मार्क्स भी निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक जीवधारी अपन आपको पता है जीवित हैं, अर्थात जीवधारी हैं। जीवित होने के पश्चात क्रमशः बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, अधेड़ावस्था, अधेड़ावस्था में ही वृद्धावस्था शुरू हो जाती है, वह वृद्धावस्था से गुजरता है। अब वृद्धावस्था को क्या कहता है, जीवन की संध्या कहा जाता है। जैसे ही जीवन की संध्या आती है तो आपका भी या अपना भी सूर्य अस्त हो जाता है। अब ये जीवन का क्या है, अंतिम परिणाम है जिसमें अपने को कई परेशानियों का, जैसे शारीरिक परेशानी हो गई, है ना, किसी के ऊपर निर्भरता हो गई, बीमारियों का बहुत सारा एकदम से अपने ऊपर प्रभावी होना, खुद के कार्य ना कर पाना, ये सारी की सारी चीजें क्या है अपने साथ होने लगती हैं, है ना। अब भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में 60 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, वृद्ध कहा जाता है। और वो अपने दैनिक कार्यों के लिए क्या है, दूसरों पर उनको निर्भर होना पड़ता है। अब वृद्धजनों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम यदि अपन बात करेंगे तो विगत वर्षों से भारत में बुजुर्गों की संख्या 4 गुना से भी ज्यादा हो गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में बुजुर्गों की संख्या यदि अपन बात करेंगे 70 लाख थी। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से 7 करोड़ 70 लाख, सॉरी 7 करोड़ 70 लाख थी। और 2011 में यदि अपन बात करेंगे तो 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है ना। और साथ ही साथ में आबादी की बात करेंगे तो एक दशक में लगभग लगभग 39.3% की दर से आगे बढ़ रही है। आने वाले दशकों में ये और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, 2 बच्चों की पॉलिसी को अपना रहे हैं। जब 2 बच्चों की पॉलिसी को अपनाएँगे तो धीरे-धीरे क्या है, जो जापान की स्थिति है, जापान में वृद्धावस्था ज़्यादा है, वही वृद्धा, और ये याद रखिएगा यदि 2080 तक अपन जीवित रहे, तो देखना भारत में बच्चों को बढ़ाने की योजनाएँ शुरू हो जाएँगी। 2080 तक ज़्यादा समय नहीं है। और यदि 2080 तक अपन लोग जीवित रहे तो 2080 में भारत में पुनः बच्चों को बढ़ाने के लिए अर्थात जितने चाहे उतने बच्चे पैदा करने की पॉलिसी भी भारत में शुरू हो जाएगी, है ना। अब बुढ़ापे से संबंधित समस्याएं यदि अपन बात करेंगे, सरकार ने कई योजना लाए हैं, नीति बनाई है, जिसके तहत वयोवृद्ध लोगों से संबंधित राष्ट्रीय नीति 1999, इसके तहत क्या किया जाएगा, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें वित्तीय सुरक्षा दी जाएगी, स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी, साथ ही साथ में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण, इनके लिए याद रखना नीति और अधिनियम ज़्यादा लाए गए हैं। भरण-पोषण एवं कल्याण विधेयक 2019। अब आपको पता है वर्तमान में क्या है, एकल परिवार का कांसेप्ट बढ़ चुका है। और एकल परिवार की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जो महिला ससुराल पक्ष में आती है, कुछ वर्ष तक तो सती सावित्री अच्छी बन के रहती है, लेकिन उसके बाद उसको ससुराल के लोग पराये लगते हैं और मायके के लोग अपने होते हैं। मैं व्यावहारिक, आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, मतलब अदरवाइज़ में मत लीजिएगा कि घर की जो महिलाएँ होती हैं, वो अपने ससुराल पक्ष के लोगों को इतनी महत्ता नहीं देती जितने मायके वाले। मायके की मम्मी, मम्मी होती है और ससुराल की मम्मी सास होती है ना? तो वही सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि जब एकल परिवार बढ़ रहा है, तो माता-पिता जब उनके घरों पर जाकर रहने लगते हैं, बागबान मूवी देख लेना और ज़्यादा डिटेल में आपको बता दूँ। तो इसके कारण से क्या हो रहा था, जब प्रॉपर्टी वो बच्चे अपने नाम करा लेते हैं, तो कहीं न कहीं अपने माता-पिता का परित्याग कर देते हैं। जब माता-पिता का परित्याग कर देते हैं, तो उनको भरण-पोषण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार ने प्रावधान किया गया है कि यदि सक्षम परिवार है, तो वो अपने माता-पिता को 10,000 रुपए की मासिक शुल्क अदा करेगा। यदि ऐसा नहीं करता है, तो हर तरह इसमें एक चीज़ और लिख लेना, बिहार सरकार भारत की ऐसी पहला राज्य है, ये लिख लेना, बिहार सरकार भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने सरकारी नौकरी में नियुक्त जिसने सरकारी नौकरी में नियुक्त लोगों को सरकारी नौकरी में नियुक्त लोगों को
अपने माता-पिता को साथ रखने की अपने माता-पिता को साथ रखने का प्रावधान किया है। अपने माता-पिता को साथ रखने का प्रावधान किया है। यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो उनकी शासकीय सेवा समाप्त करने का प्रावधान भी है। तो उनकी शासकीय सेवा समाप्त करने का प्रावधान भी है। ये मुझे बहुत अच्छा इनिशिएट लगा और मैं समझता हूँ ये हर राज्य में लागू होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई गवर्नमेंट जॉब का लड़का है और वो अपने माता-पिता को साथ रखने से मना करता है और सरकार में आवेदन देता है, तो सरकार के पास ये अब राइट आ चुका है कि उसे उसकी नौकरी से हटा दी सदनों जहाँ पर ओल्ड एज पर्सन को रखा जाएगा, उनकी स्थापना की जाएगी। बैंक परामर्श केंद्र आदि के लिए भी क्या है वित्तीय सहायता दी जाएगी जो वृद्धों के लिए काफ़ी बढ़-चढ़ कर कार्य करेंगे। स्क्रॉल कर दीजिए। इसके अलावा ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गांधी सस्ता पेंशन योजना, है ना? 1995 में शुरू हुई थी, बीपीएल परिवारों के लिए की गई थी। इसके तहत यदि अपन बात करेंगे जो 60 से लेकर 79 वर्ष है, ₹500 प्रति माह और जो अति वरिष्ठ जन हैं, 80 वर्ष से अधिक हैं, उन्हें ₹800 प्रति माह दे दी जाएगी। इसके अलावा जो वृद्ध लोगों की देखभाल कैसी की जाए, इनकी भी स्थापना की गई है। 21 राज्यों में 100 जिलों में ऐसे अस्पताल खोले गए हैं, जो पर्टिकुलर सिर्फ़ और सिर्फ़ वृद्धजनों को ही स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करेंगे यदि अपन बात करें, है ना? करेंगे। इसके अलावा यदि कानून मंत्रालय के तहत यदि कोई वृद्धजन कोर्ट की देने में सक्षम नहीं है, वकील करने में सक्षम नहीं है, तो उसे निःशुल्क सहायता दी जाएगी। इसके अलावा आपको हर वरिष्ठ नागरिक को स्मार्ट परिचय है। अब जैसे आधार कार्ड सभी के लिए चल गया, लेकिन पहले क्या होते थे विकलांग लोगों के लिए और वरिष्ठ लोगों के लिए स्मार्ट परिचय पत्र बनाए जाते थे। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें निःशुल्क राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा क्या किया जाएगा अगर अपन बात करेंगे, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उनका त्वरित निपटारा किया जाएगा। अस्पतालों में आपने देखा होगा, बैंकों में आपने देखा होगा, वरिष्ठजनों के लिए अलग से लाइन लगाई जाती है। बसों के किराए में जाती है, ट्रेनों के किराए में छूट जाती है, इवन एरोप्लेन के किराए में भी यदि आप अपना क्या करते हो, वरिष्ठजन का सर्टिफ़िकेट लगाते हो, तो आपको छूट दी जाएगी। तो ये पूरे के पूरे वृद्धजनों के लिए प्रावधान है। वर्तमान में बूढ़ों को सामाजिक सुरक्षा व सम्मान दिलाना ज़रूरी है, जिनके लिए और आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपके व्यक्तिगत विचार हैं, वो उनका भी समावेश कर सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयास ज़रूरी है, भौतिकवादी सोच ने वरिष्ठों के प्रति क्या है नैतिकता का पतन किया है। इस कारण क्या है समाज में स्वयं को ही माँ-बाप को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय संस्कृति के अनुसार परिवार पर बुजुर्गों का ये लाइन ज़रूर लिखना, साया होना ज़रूरी है भारतीय संस्कृति के अनुसार। परिवार व समाज में उन्हें उचित सम्मान के लिए संयुक्त प्रयास के साथ नैतिकता भी ज़रूरी है। बागवान जैसी मूवी जो बागवान जैसा हाल हर परिवार में ना हो, यही मैं दुआ करता हूँ। नेक्स्ट है आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब ये भी आपको पता है एज़ इट इज़ आप लोगों को क्या करना है, फैक्ट है नोट्स के अकॉर्डिंग। तो सीधी-सी बात है, जब ये देखा गया है कि मानव के प्रति क्या है, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, मानव को मानव ना समझकर एक पशु की भाँति व्यवहार किया जा रहा है, अतः उसके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए 1993 में इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट में बात करेंगे तो 8 अध्याय और 43 आर्टिकल या 43 इसमें कुल धाराएँ। तो जो भी आप एक्ट लिखें, प्रावधान यदि पूछा जाता है तो उसमें कोशिश ये करिएगा, उद्देश्य डालने के बाद पहली और दूसरी ज़रूर, पहली में क्या आपको पता है पूरा दिया जाता है कब लागू किया गया, कहाँ-कहाँ, अब तो सारे जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो चुके हैं और दूसरी में परिभाषा, ये 2 उसके बाद दंड कौन-कौन से हैं, दंड के लिए कौन-कौन से अपराध के लिए कौन-कौन से अपराध कौन-कौन से हैं, दंड कौन से, तो ये मेन में तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसको बना दिया। उद्देश्य की बात करेंगे तो मानव अधिकारों से संबंधित मामलों के लिए उपबंध करना, मानव अधिकारों का संरक्षण करना और यदि अपन बात करेंगे मानव अधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग का क्या करना गठन करना।
अब धारा 1 वो ये मैंने शॉर्ट में कर दिया है। धारा 2, धारा 3 ये सारी चीज़ें लगभग, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया और ये पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो ये तो पढ़े ही होंगे आपने, पूरे के पूरे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकारों का आयोग व संगठन का प्रावधान, ऐसे ही क्या करोगे फिर राज्य मानवाधिकार आयोग का स्क्रॉल कर दीजिए इंग्लिश। ये पूरी की पूरी धाराएँ ये एज़ एज़ इट इज़ रामायण कथा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतना तो आप अंडरस्टूड हैं। एग्ज़ाम दिया होगा तो ये सारे एक्ट तो आपने पढ़े होंगे ये। निष्कर्ष ज़रूर देख लीजिएगा, है ना? इस अधिनियम के माध्यम से ही क्या है, भारत में मानवाधिकार का बेहतर तरीके से संरक्षण हो रहा है। इससे प्रेरित होकर कुछ एनजीओ जैसे कॉमन कॉज, है ना, बचपन बचाओ आंदोलन आदि इस कराने पे, साथ ही साथ में करंट का केस लिखना हो तो वो हाथरस वाला केस भी आप रखिएगा। मानव अधिकार ने यहाँ पर हस्तक्षेप करने के बाद ही हाथरस वाला केस यदि अपन बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। अब इसमें यदि किसी को कुछ डाउट्स हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए।